माधवगंज के घाट पर मदन नाम का एक व्यक्ति खिचड़ी बेचा करता था। मदन काफी मेहनती था, पर उसकी बनाई खिचड़ी किसी को पसंद नहीं आती थी, जिस कारण असफलता कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। आज भी खिचड़ी नहीं बिक रही है। 1 साल से घाट पर जगह जगह जाकर खिचड़ी बेच रहा हूँ, पर ये सादा भोजन आज के समय में कौन खाना चाहेगा। तभी चंपक मदन के पास आकर कहता है, अरे मदन काका, ये खिचड़ी तो हम घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। अब तो ये खिचड़ी बेचना छोड़ ही दीजिए, कुछ और बेच लीजिए, वरना इसी तरह से तंगी में जीवन काटिएगा। हाँ जानता हूँ चंपक, पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि कुछ और बेचूं, और ना ही अब वो उम्र रही जहाँ अधिक मेहनत का कोई काम कर पाऊं। तब तो हो गया तुम्हारी जिंदगी का बंटाधार, पर एक बात है कि तुम भूखे नहीं रहोगे। आखिर ये खिचड़ी पूरी की पूरी तुम्हें ही जो खानी है। चंपक की बात सुनकर मदन काफी निराश हो गया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर आकर वो मीनाक्षी से कहने लगा, मुझे क्षमा करना भाग्यवान कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मुझ जैसे गरीब के साथ बितानी पड़ी। ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने तो कभी आपको अपने भाग्य का दोषी नहीं ठहराया। फिर भी नहीं, मैं अपने भाग्य से संतुष्ट हूँ। और जहाँ तक रही बात इस खराब परिस्थिति की, मैं घाट के पास वाले मंदिर में फिर मनोकामना करूंगी कि वो आपको सफलता दिलाएं। मैं भी चलूंगा मंदिर, पर कुछ मांगने नहीं मीनाक्षी। ईश्वर ने मेरी जोड़ी तुम्हारे साथ बना दी, इस उपकार के लिए उनका धन्यवाद करने। अगले दिन मीनाक्षी और मदन मंदिर से मनोकामना मांगकर घाट के रास्ते घर लौट रहे होते हैं। तभी मीनाक्षी की नजर नदी के किनारे पर पड़े एक चमकीले पत्थर पर पड़ती है। अरे देखिए जी, कितना सुंदर पत्थर है। हाँ, है तो काफी आकर्षक। हाँ, इसे घर में सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा तुम कहो भाग्यवान। मदन वो पत्थर उठाता है और दोनों घर लौटकर खिचड़ी बनाने की तैयारी करने लगते हैं। बस अब इसमें उबाल आ जाए तो तुम इसे ढक देना मीनाक्षी। जी, आज ये सारी खिचड़ी बिक जाए तो बहुत अच्छा होगा, वरना अब घर में इस महीने के बाद राशन भरवाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। हम तो बस मेहनत ही कर सकते हैं, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो मीनाक्षी। मीनाक्षी उबाल आने पर खिचड़ी को ढकने जाती है और तभी वो पत्थर उसके हाथों से खिचड़ी में गिर जाता है। हाय राम, गरीबी में आटा गीला। क्या हो गया? वो चमकीला पत्थर इस खिचड़ी में गिर गया। पहले ही ये मसाला खिचड़ी बिकती नहीं और अब ये देखिए क्या हो गया। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मैं इस पत्थर को अभी निकाल देता हूँ। पर अब दूसरी खिचड़ी बनाने के पैसे कहाँ हैं कि हम फिर से बनाएंगे? वैसे भी ये मसाला खिचड़ी कोई खरीदेगा नहीं, मुझे देर भी हो रही है, मैं इसी खिचड़ी को लेकर जा रहा हूँ। मदन घाट पर मसाला खिचड़ी बेचने के लिए खड़ा था और रोज की तरह उसके पास कोई ग्राहक नहीं थे। तभी एक युवक वहाँ पर आता है। अरे काका, मुझे बड़ी भूख लगी है, आप ये क्या बेच रहे हैं? ये खिचड़ी है बेटा, सादा भोजन है, कहो तो निकालूं? काका, सादा भोजन उच्च विचार, अब जल्दी से एक प्लेट लगा दीजिए। ठीक है बेटा। युवक जैसे ही पहला निवाला खाता है, उसे उस खिचड़ी का स्वाद इतना बढ़िया लगता है कि वो कुछ ही पल में पूरी प्लेट सफा चट कर जाता है। ऐसी खिचड़ी तो कभी नहीं खाई काका,
ये तो पनीर और दाल मखनी से भी बढ़िया है। शुक्रिया बेटा, पर मैं जानता हूँ कि ये भोजन कुछ खास नहीं है। नहीं काका, सच कह रहा हूँ मैं, ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। युवक की बातें सुनकर चंपक और कुछ आसपास के लोग मदन के पास एकत्रित होने लगे। अरे क्या बात है काका, ऐसी कौन सी खिचड़ी खिला दी कि ये लड़का इतना खुशी से उछल रहा है? हमें भी तो खिलाओ, जरा हम भी तो देखें। मदन ने इस खिचड़ी दी। खिचड़ी खाकर सब प्रसन्नता से चकित रह गए। अरे वाह काका, क्या बात है, ये लड़का तो बिल्कुल सही कह रहा था। इस खिचड़ी के आगे तो बड़े बड़े ढाबों के खाने भी ना टिके। धन्यवाद आप सभी का। मैं रोज ऐसी ही खिचड़ी बनाकर लाया करूंगा आपसे। मदन आज बहुत खुश नजर आ रहा था। इस खुशी को देखकर मीनाक्षी ने पूछा, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं? मुझे भी बताइए। तुम भरोसा नहीं कर पाओगी मेरे कहने पर मीनाक्षी। जाओ और खिचड़ी का पतीला देखो, तुम खुद समझ जाओगी। मीनाक्षी खिचड़ी के पतीले को देखती है। कहा था ना, भरोसा नहीं होगा। बिक गई, सारी की सारी मसाला खिचड़ी बिक गई। पर ये हुआ कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, पर मसाले तो रोज जितने पड़ते हैं उतने ही पड़े, तो आज ऐसा अलग क्या हुआ? अलग क्या जी, आज तो बस वो चमकीला पत्थर गिरा था उस खिचड़ी में, जिससे खिचड़ी और खराब हो गई थी। वही पत्थर, उसी चमकीले पत्थर से इसका स्वाद बढ़ा होगा। जरूर ये हमारी प्रार्थना के कारण हमें भगवान से मिला है। अब तो हमारी खिचड़ी रोज बिक जाया करेगी और हमें अब पैसों की तंगी से छुटकारा मिलेगा। अब 1 महीना बीत चुका था और मदन ने अपनी कमाई से मसाला खिचड़ी नाम की एक नई दुकान खोल ली। मदन कुछ लोगों को खिचड़ी दे रहा था, तभी चंपक वहाँ पर आता है। अरे काका, क्या हाल है आजकल आपके? बस ईश्वर की कृपा है चंपक। बताओ कितनी प्लेट दूं? नहीं नहीं, मैं आज खिचड़ी खाने नहीं आया, मैं तो कुछ पूछने आया था काका। पूछो बेटा, संकोच कैसा? जो पूछना चाहो वो पूछो। वो काका, मुझे मेरे पहले बोले गए कटु शब्दों के लिए क्षमा कीजिएगा। अब जाकर मुझे समझ में आया कि सादे भोजन में कितना स्वाद है, और इसी वजह से मैं आपसे इसे बनाने का तरीका पूछने आया था। अच्छा अच्छा। मदन चंपक को चमकीले पत्थर की बात छोड़ खिचड़ी बनाने की पूरी विधि बता देता है। अच्छा काका, ठीक है, अब मैं विदा लेता हूँ। ये काका तो बड़े ही मूर्ख निकले, पूरी खिचड़ी बनाने की विधि बता दी। अब तो मैं भी ऐसी ही दुकान खोलूंगा। अगले दिन मदन अपनी दुकान पर आता है तो देखता है कि चंपक ने ठीक मदन की दुकान के सामने एक नई मसाला खिचड़ी की दुकान डाल दी है। वाह चंपक, तुमने भी खिचड़ी की दुकान खोल ली। अब तो पछतावा हो रहा होगा काका आपको, मुझे पूरी विधि जो बता दी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो सच में खुश हूँ चंपक। बस बस, ये नाटक रहने दीजिए, बोनी का समय है, बाद में आइएगा। ठीक है बेटा। आए पड़े, बोल तो इतने मीठे हैं जैसे कोई खटास ही ना हो इनके मन में, वो भी इनकी विधि चुराने के बाद। वाह, लोग भी आ रहे हैं। मदन इन कटाक्ष बातों को सुनकर निशब्द हो अपनी दुकान में चला जाता है। कुछ लोग चंपक की नई दुकान देखकर उसके पास आते हैं। तुम भी मसाला खिचड़ी बेचने लगे चंपक? हाँ भाई, आओ खा के देखो, बहुत बढ़िया बनी है। चंपक वहाँ उसकी दुकान पर आए हुए लोगों को खिचड़ी परोसता है। सबने खिचड़ी खाई, पर किसी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई।
अरे क्या बात है मखनचू, कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बस ये खिचड़ी कुछ खास नहीं, जैसे घर में बनती है वैसी ही है। लगता है बस मदन काका बना सकते हैं ऐसी खिचड़ी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खिचड़ी बिल्कुल काका की विधि के हिसाब से ही बनाई थी। इस मदन काका ने मुझे धोखा दिया है, जरूर विधि में मुझे कुछ कम बताया होगा। अच्छा, तो तुमने उन्हीं से विधि पूछी और अब उन पर ही विश्वासघात का आरोप भी लगा रहे हो। ये तो काका का बड़प्पन था कि उन्होंने तुम्हें विधि बता दी। अरे भैया गुस्सा ना हो, मैं तो बस यूं ही बोल गया। चंपक को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने दांत पीस कर रह जाता है। अगले दिन चंपक मदन की खिचड़ी का राज जानने उसकी खिड़की के पास छुपकर मीनाक्षी को खिचड़ी बनाते हुए देखता है। बस मसाले पड़ गए हैं, उबाल आते ही इसमें पत्थर डुबो देना भाग्यवान, और फिर ढककर बाहर आ जाओ। जी, अभी आई। अच्छा, तो इस चमकीले पत्थर को डालने के बाद ही इस खिचड़ी का स्वाद बढ़ता है। मीनाक्षी रसोई से बाहर चली जाती है। अब रसोई घर खाली था। मौके का फायदा उठाते हुए चंपक रसोई में आता है और पत्थर उठाने की कोशिश करता है। तभी मदन रसोई में आ जाता है। अरे चंपक, तुम मेरी रसोई में क्या कर रहे हो? और ये पत्थर कहाँ ले जाना चाहते हो? रखो इसे। अरे काका, माफ करना, मैं तो बस जिज्ञासा के नाते देखना चाहता था कि इस पत्थर से खिचड़ी का स्वाद कैसे बढ़ जाता है। अच्छा, मैं समझता हूँ चंपक, जिज्ञासा अच्छी चीज है, पर इस तरह चोरी करना तो ठीक नहीं ना। माफ करना काका, किसी से कहिएगा नहीं। मुझे भी बस आपकी तरह खिचड़ी बनाकर भेजनी है। आप केवल मुझे इतना बता दीजिए कि आपको ये पत्थर प्राप्त कहाँ से हुआ। ठीक है, सुनो बताता हूँ। मैंने घाट के पास वाले मंदिर में मनोकामना मांगी थी, जिसके बाद हमें नदी के किनारे ये चमकीला पत्थर मिला। अच्छा काका, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मूर्खों की सोचने की शैली भी अलग ही होती है। एक बार विधि चुरा ली इनसे, फिर भी चमकीले पत्थर की पूरी जानकारी दे दी मुझे। चंपक ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मदन ने कहा था। मनोकामना मांगने के बाद वो नदी किनारे पत्थर ढूंढने लगा। तभी उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है। वैसा ही हुआ जैसा मदन काका ने कहा। अब देखता हूँ कि मेरी दुकान कैसे नहीं चलती। एक बार दुकान चल जाए, फिर काका को तो देख लिया जाएगा। चंपक अपनी दुकान पर खड़े होकर सबको आवाज लगाने लगा। तभी वहां पर मक्खनचू आ गया। आओ आओ और दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी खाओ। आओ आओ। क्या बात है चंपक, आज कोई नई विधि चुरा लाए हो क्या? अरे खा के तो देखिए, मैंने खुद बनाई है और चखी भी है। अच्छा, लाओ भाई, देखिए क्या नया बनाया है। ये लीजिए, गर्मा गर्म मसाला खिचड़ी। मक्खनचू ने जैसे ही एक निवाला खाया, उसे खिचड़ी की जगह मिट्टी का स्वाद आने लगा और उसके पेट में तेज दर्द हो उठी। हाय, ये क्या खिला दिया? तुम्हारी तो शिकायत करूंगा अब चंपक। अरे भैया क्षमा करिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो खुद चखा था इन्हें। तभी वहाँ मदन पानी लेकर दौड़ते हुए आता है। ये लो, ये पानी पियो मक्खनचू। धन्यवाद काका, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो इन्हीं काका ने कहा था कि नदी के किनारे पत्थर मिलेगा जिससे खिचड़ी का स्वाद बढ़ जाएगा। इसमें अगर कहीं से किसी की गलती है तो चंपक वो तुम्हारी ही है। तुम मुझसे छल करके विधि पूछ सकते हो,
या पत्थर चोरी करने की कोशिश भी कर सकते हो, पर तुम ईश्वर और स्वयं से छल नहीं कर सकते। मदन की बात सुनकर चंपक को अपने अवगुणों का और अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इस घटना के बाद से मदन का जीवन सुखमय रहा। शिवानी एक साधारण लड़की है जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। अब शिवानी बड़ी हो गई है, इसीलिए उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब तो तू जल्दी ही हमसे दूर होने वाली है बेटी। नहीं माँ, मेरी शादी होने के बाद भी मैं कभी भी इस घर से दूर नहीं होऊंगी। हाँ, शादी के बाद मुझे अपने ससुराल जरूर जाना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। सही कहा बेटी तुमने। शादी के बाद भी बेटियां कभी भी अपने माँ बाप से दूर नहीं होती। वो तो बस एक घर से दूसरे घर में चली जाती हैं। और नजरों से दूर होना भी भला कोई दिल से दूर होना थोड़ी ना होता है। ये कही ना पिताजी ने पते वाली बात। कुछ भी कहो, जो नजरों से दूर हो जाता है वो धीरे धीरे दिल से भी दूर हो ही जाता है। नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम जो कह रही हो वो होता होगा लोगों के साथ, पर देखना, भले ही मैं आपको कई कई महीनों तक नजर ना आऊं, पर जब भी आप दिल से मुझे याद करोगे मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। बातें बनाने में तो तुम बाप बेटी दोनों माहिर हो। भगवान करे तुम्हारी शादी के बाद भी तुम दोनों का ये प्यार इसी तरह बना रहे। अच्छा भाई, अब मुझे नाश्ता करवा कर विदा करो। शिवानी के लिए एक जगह बात हुई है, मुझे आज ही लड़के से मिलने जाना है। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। शिवानी के पिताजी हाथ धुलने के लिए जाते हैं और शिवानी की माँ उनके लिए नाश्ता लगाने, और शिवानी घर में बने छोटे से मंदिर में जाती है। हे कान्हा जी, मेरी शादी जिस भी लड़के से हो उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और वो अपने माता पिता के साथ साथ मुझे भी मेरे माता पिता का सम्मान और मदद करने से ना रोके। आप तो जानते ही हो कि मेरी शादी के बाद माँ पिताजी दोनों अकेले पड़ जाएंगे। यहाँ शिवानी कान्हा जी से प्रार्थना कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके पिताजी नाश्ता करके लड़के से मिलने के लिए निकल जाते हैं। लड़के के घर पहुँचने के बाद शिवानी के पिताजी को पता चलता है कि जो हालत उनकी है वही हालत लड़के के घर की भी है। जी नमस्ते, मेरा नाम अतुल है। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, मैं बात आगे बढ़ाने से पहले तुमसे एक बात साफ साफ कह देता हूँ। हम लोग गरीब लोग हैं। अगर तुम्हें हमारी बेटी के साथ शादी में दहेज भी चाहिए तो पहले ही बता दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी आपकी ही तरह एक छोटे परिवार से हूँ। घर में मेरी माँ है और मैं नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर शहर में ही रहता हूँ, इसलिए मैं एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो शादी के बाद मेरी माँ का ख्याल रखे। बेटा, मैंने अपनी बेटी को आज तक कोई बड़ा तोहफा तो नहीं दिया, पर संस्कार जरूर बड़े दिए हैं। जी मैं भी इसी में विश्वास रखता हूँ। तोहफे तो कभी भी दिए जा सकते हैं, पर संस्कार देने की भी एक उम्र होती है, और वो उम्र होती है बचपन में। जी सही कहा आपने। हम दोनों के विचार तो बहुत मिलते जुलते हैं बेटा। बस तुम दोनों एक बार एक दूसरे को पसंद कर लो तो मैं ये रिश्ता पक्का समझ लूं। जैसा आप कहें, मैं तो कभी भी आपकी बेटी को देखने के लिए आ सकता हूँ। कभी भी क्यों? अभी क्यों नहीं? जी अगर अभी हो सकता है तो चलिए, मैं अभी आपके साथ चल देता हूँ। शिवानी के पिताजी अतुल को लेकर अपने घर आते हैं। अरे बेटा शिवानी, कहाँ हो तुम? देखो घर में कौन आया है। अपने पिताजी की आवाज सुनकर शिवानी उनके पास आती है। शिवानी देखने में बहुत ही सुंदर है, इसीलिए जब अतुल उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। अरे भाई, एक दूसरे को इसी तरह से देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? अपने पिताजी की बातों से शिवानी शर्मा जाती है। मैं पानी लेकर आती हूँ पिताजी। शिवानी और अतुल दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनका रिश्ता पक्का हो जाता है। जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकल जाता है और कुछ ही समय में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद अतुल अपनी नौकरी के लिए शहर चला जाता है और शिवानी अपने ससुराल में अपनी सास की सेवा में जुट जाती है।
कभी कभी तो मुझे यकीन भी नहीं होता कि मेरे बेटे ने ऐसी बहू लाई। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? आज के जमाने की लड़कियों को देखकर कह रही हूँ बेटी। जब उनसे तुम्हारी तुलना करती हूँ तो मुझे अपने बेटे की पसंद पर बड़ा गर्व होता है। शिवानी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद भी वो हर दिन घंटों तक अपने माँ पिताजी से फोन पर बात किया करती थी और जब भी मौका मिलता उनसे मिलने जाया करती थी। दिवाली आने वाली है, क्या मैं अपनी पहली दिवाली अपने मायके में मना सकती हूँ? तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है बेटा? बस एक छोटी सी गुजारिश है तुमसे। हाँ कहिए ना। मैं भी यहाँ रह रहकर बोर हो गई हूँ। क्या इस बार की दिवाली मैं भी तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता के साथ मना सकती हूँ? और ये भी भला पूछने वाली बात है क्या माँ जी? ये तो बताने वाली बात है। आप जरूर मेरे साथ चलिए। शिवानी अपनी सास को साथ लेकर अपने मायके चली जाती है। सभी लोग बड़े धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। शिवानी के घर में खुशियों का मेला लगा हुआ था कि तभी उसको फोन पर एक बुरी खबर मिलती है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर सुनकर शिवानी जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये अचानक से कैसे हो गया? खुशियों के बीच में ये दुख की घड़ी शिवानी को मन ही मन में तोड़ देती है। वो यहाँ से सीधे अपने ससुराल चली जाती है जहाँ अतुल के कुछ साथी उसको लेकर आए हैं। शिवानी देखती है कि अतुल व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। ये क्या हो गया है आपको? मैं अब कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता हूँ शिवानी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मुझसे तो आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। अब यही सच है, आज के बाद मैं सिर्फ एक अपाहिज बनकर रह गया हूँ। दुर्घटना में अपने पैर खोने के साथ साथ अतुल ने अपनी नौकरी भी खो दी। अब घर का खर्चा और अतुल की दवाइयों के लिए घर में पैसों की कमी होने लगी, जिस कारण शिवानी नौकरी करने का फैसला लेती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। आप दोनों से दूर जाकर शहर में जाकर नौकरी नहीं कर सकती और इस गांव में कोई नौकरी भी नहीं है। मैं बहुत लाचार हूँ शिवानी कि मेरे होते हुए तुम्हें नौकरी करनी पड़ रही है। आप ऐसी बात मत कीजिए। पति पत्नी तो एक दूसरे का सहारा होते हैं और आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। शिवानी को एक बात सोचती है कि उनके गांव से कुछ ही दूर पर एक छोटा सा कारखाना है। वहाँ बहुत से लोग मजदूरी किया करते हैं और वो अब से उनके लिए दोपहर का खाना बना लिया करेगी। अब शिवानी कारखाने के पास अपना एक छोटा सा होटल खोल देती है। मेरी मदद करना कान्हा जी। मैंने आज तक कभी खाना नहीं बनाया, पर मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। शायद यहाँ के मजदूरों को मेरी बनाई हुई खिचड़ी पसंद आ जाए। शिवानी एक पतीले में खिचड़ी बनाती है और दोपहर के समय कारखाने के पास जाकर लोगों को आवाज देती है। आ जाओ भाइयों, गर्मा गर्म खिचड़ी बनी है, आ जाइए। बहुत ही कम पैसे में आपको ताजी ताजी खिचड़ी खाने को मिलेगी। शिवानी की आवाज सुनकर बहुत से मजदूर उसके पास खिचड़ी खाने के लिए आते हैं। क्योंकि खिचड़ी अभी अभी बनी थी, इसलिए लोगों को वो खिचड़ी अच्छी लगती है। वैसे इस खिचड़ी में कोई खास बात तो नहीं है, पर ये गर्मा गर्म है, इसीलिए इसको खाने में मजा आ रहा है। आज पहले ही दिन शिवानी की खिचड़ी की अच्छी खासी बिक्री हो गई, जिससे शिवानी बहुत खुश हो जाती है और वो आज के कमाए हुए पैसों से अपने पति के लिए दवाइयाँ लेकर घर जाती है। ये लीजिए, दवाई खा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। दवाइयों के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरे होटल में आज अच्छी खासी कमाई हुई है। अब धीरे धीरे शिवानी के होटल में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे शिवानी को लगने लगा कि अब वो अपने ससुराल के साथ साथ अपने मायके का भी खर्च उठा सकती है। पर उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अब मजदूरों को शिवानी की खिचड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। पहले दिन खाया तो गर्मा गर्म के चक्कर में अच्छी लग रही थी, पर इतने दिन से खाते खाते मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया है इस खिचड़ी ने। क्या हुआ भैया, आपको खिचड़ी पसंद नहीं आई? बहन, खिचड़ी पसंद तब आएगी ना जब इसमें कोई स्वाद होगा। हम लोग तुम्हारी खिचड़ी इसलिए खाते थे क्योंकि हमारा लाया हुआ खाना
सुबह से पड़े पड़े ठंडा हो जाता था, पर अब लग रहा है कि तुम्हारी इस गरम खिचड़ी से स्वादिष्ट तो हमारा ठंडा खाना ही होगा। वो मजदूर शिवानी की बनाई हुई खिचड़ी फेंक देता है और अपने घर से लाया हुआ टिफिन खाने लगता है। ये सब देखकर शिवानी को बहुत दुख होता है। भैया, मैं खिचड़ी को गरम कर देती हूँ, तब शायद आपको अच्छी लगेगी। क्या गरम करोगी बहन? अभी तो बनाई है तुमने खिचड़ी, अब इस खिचड़ी को और कितना गरम करोगी? और वैसे भी जिसमें स्वाद ही नहीं है उसको गरम करो या ठंडा, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आज के बाद कभी भी तुम्हारे होटल में खिचड़ी खाने के लिए नहीं आऊंगा। वो मजदूर वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके साथ साथ और भी कई सारे मजदूर बिना खिचड़ी खाए चले जाते हैं। शिवानी अब बहुत परेशान हो जाती है और वो अपना होटल इसी तरह खुला छोड़कर वहाँ से घर चली जाती है। शिवानी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, क्या तुम मेरे लिए नई दवाइयाँ ला दोगी? ये बात सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके पास तो एक भी पैसे नहीं थे। भला दवाइयाँ वो कहाँ से खरीद कर लाती? क्या बात है शिवानी, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? जी ठीक है, वो मेरी आंख में मिर्ची लग गई थी, आंख जल रही है, इसीलिए आंसू आ रहा है। मैं दवाइयाँ लेने जाती हूँ। शिवानी घर से तो निकल जाती है, पर बिना पैसों के दवाइयाँ तो क्या, आज के जमाने में अस्पताल का पता भी नहीं मिलता। ये बात वो अच्छे से जानती थी। वो मुसीबत के समय में कान्हा जी को याद करती है। हे कान्हा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बड़े संकट में फंस गई हूँ। घर में मेरे पति व्हीलचेयर पर पड़े हैं और मायके में माँ पिताजी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। मैं क्या करूँ? मुझे कोई रास्ता दिखाइए। शिवानी कान्हा जी को याद कर ही रही थी कि तभी उसको एक गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर शिवानी गाय की तरफ दौड़ती है। लगता है कान्हा जी ने ये गाय मेरी मदद के लिए भेजी है, पर इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। मुझे ही खुद इसकी मदद करनी पड़ेगी। शिवानी उस गाय को अपने पीछे पीछे अपने होटल की तरफ ले चलती है और होटल पहुंचकर वो आज की बनाई हुई वो सारी खिचड़ी गाय को खिला देती है, जिसे उन सभी मजदूरों ने खाने से मना कर दिया था। ये लो गाय माता, इसे खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। गाय बहुत भूखी थी, इसीलिए वो जल्दी ही सारी खिचड़ी खा लेती है। अब शिवानी उस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाती है। शाम को जब गाय फिर से रमाने लगती है तो शिवानी उसको चारा देती है, और जब उसकी नजर गाय के थनों पर जाती है तो वो उससे दूध दोहने की सोचती है। लगता है ये एक दुधारू गाय है, इसको दोहकर देखती हूँ। शिवानी घर से एक बाल्टी लेकर आती है और गाय को दूहने लगती है। गाय भी बहुत गुणवान थी, वो दूध देना शुरू करती है। उसके दूध में एक अलग ही चमक थी और एक ही बार में बाल्टी भरकर दूध दे देती है। अरे वाह गाय माता, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मैं इस दूध से पनीर निकालूंगी और अपने होटल को फिर से शुरू करूंगी। शिवानी गाय के दूध से पनीर बनाती है। ये पनीर हीरे की तरह चमकदार था और वो उस पनीर को ले जाकर अपने होटल में पनीर खिचड़ी बनाती है। इस जादुई पनीर खिचड़ी की खुशबू से सभी मजदूर फिर से होटल पर खाने के लिए आ जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो भी बना है जल्दी से लगा दो। शिवानी सभी को वो जादुई पनीर खिचड़ी खिलाती है, जो कि सभी को बहुत पसंद आती है, और अब शिवानी का होटल फिर से चल पड़ता है। वो अब अच्छे पैसे कमाने लगी है, जिससे वो अपने पति की दवाइयों के साथ साथ अपने माँ पिताजी की भी जरूरतें पूरी करती है। और इसके बाद शिवानी का होटल पनीर खिचड़ी वाला होटल के नाम से मशहूर हो जाता है। आज भी मालती के घर पर एक भी दाना अनाज नहीं था। मालती बहुत बूढ़ी थी, वो अकेली रहती थी और उसका कोई सहारा नहीं था। कभी मदद मिल गई तो उसका पेट भरता था, वरना उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था। आज तो मुझे लगता है खाली पेट ही सोना पड़ेगा। बगल वाला सुरेश भी आज नहीं आया, मुझे किसी से मदद की आशा नहीं है। मालती ये सोचते सोचते सो जाती है और तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। मालती उठती है
और जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक छोटी सी बच्ची एक थैला और एक मटका लेकर खड़ी है। अरे बाबू, तुम कौन हो? इतनी रात गए मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं देवी हूँ, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। आपको भूखा पेट ना सोना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए खाना बनाने का सामान और बर्तन लाई हूँ। मालती सारा सामान ले लेती है और उसे अंदर रखने के लिए जाती है, पर जैसे ही वो सामान रखकर वापस आती है तो देखती है कि वो बच्ची गायब हो चुकी है। उसे आश्चर्य होता है कि आखिर अचानक से वो बच्ची कहाँ चली गई। फिर वो घर के अंदर आकर खाना बनाना शुरू कर देती है। जो बर्तन वो बच्ची लाई थी उसी में वो अपनी खिचड़ी बनाती है। वो खाती है और उसका पेट पूरा भर जाता है, पर खिचड़ी खत्म नहीं होती। वो जितना खाती है उसमें और खिचड़ी आती जाती है। अरे, ये खिचड़ी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं जितना खा रही हूँ ये उतनी ही और आ रही है। इसमें तो जरूर कोई जादू है। मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। मालती सो जाती है। वो अगली सुबह उठती है और उठकर वो बर्तन फिर से देखती है। वो बर्तन खिचड़ी से पूरा भरा होता है। मुझे लगता है ये खिचड़ी जादुई है। इस बर्तन से खिचड़ी कभी खत्म ही नहीं हो रही। ना जाने वो बच्ची कौन थी, ये जादुई बर्तन कहाँ से दे गई। अब तो मुझे कभी खाने की कमी ही नहीं होगी और मैं दूसरे लोगों को भी खिला सकती हूँ। अब मैं किसी को भी खाली पेट नहीं सोने दूंगी। मालती अपना बर्तन लेकर जाती है और पूरे शहर में जो भी उसे भूखा दिखता है उसे खिचड़ी बांट देती है। बूढ़ी मालती को इस तरह से सबकी मदद करता देख उसके पड़ोस में रहने वाला सुरेश बहुत अचंभित हो जाता है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। रात में सुरेश मालती के घर आने से पहले ही उसके घर में खिड़की के सहारे घुसकर छुप कर बैठ जाता है। मालती घर लौटती है। भगवान की दया से मुझे ये जादुई खिचड़ी मिली है जो कभी खत्म ही नहीं होती। पहले मेरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं था, अब मैं दूसरों का भी पेट भर सकती हूँ। और तो और ये खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी है। सुरेश मालती की सारी बातें सुन लेता है। खिचड़ी के बारे में सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है। इस बुढ़िया के जीवन में अब कितने दिन बचे ही हैं। ये जादुई मटके की जादुई खिचड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर ये मेरे पास होगी तो मुझे कभी भी जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे कभी भी घर परिवार का पेट पालने की चिंता नहीं होगी। मैं आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। सुरेश उस मटके को चुराने का पूरा प्लान बना लेता है। जैसे ही मालती सो जाती है तो सुरेश अपने छुपने वाली जगह से निकलकर वो मटका ले लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। अगली सुबह होती है और मालती उठती है। अरे, जादुई खिचड़ी वाला मटका कहाँ चला गया? मैं कल यहीं रखकर तो सोई थी, न जाने कहाँ चला गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे कर पाऊंगी? मुझे फिर से खाने की कमी हो जाएगी। उधर सुरेश उठकर जाकर उस मटके को देखता है। उसमें खिचड़ी भरी हुई होती है। वो एक चम्मच लेकर आता है, पर जैसे ही वो चम्मच मटके में डालता है तो चम्मच खाली ही रह जाता है। खिचड़ी दिख तो रही होती है पर उसे मिल नहीं पा रही होती है। अरे, ये कैसा जादू हो रहा है? मैं इससे खिचड़ी निकाल क्यों नहीं पा रहा? अजीब जादू हो रहा है। उस बुढ़िया के लिए तो ये मटका ठीक काम करता था, पर मेरे पास आते ही इसे क्या हो गया?
सुरेश बार बार उस मटके से खिचड़ी निकालने की कोशिश करता है, पर वो नहीं निकाल पाता। अंत में उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और उस मटके को जोर से पटक देता है। उसके पटकते ही वो मटका चूर चूर हो जाता है। उसकी आवाज मालती के घर तक पहुंच जाती है। अरे, सुरेश के घर से ये कैसी आवाज आ रही है? मैं जाकर देखती हूँ। जैसे ही मालती अपने घर से निकलती है तो उसे उसी रात वाली छोटी बच्ची खड़ी नजर आती है। वो बहुत ही चोटिल और जख्मी होती है। मालती उसे देखकर जल्दी से उसके पास जाती है। अरे बेटी देवी, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? देवी मालती को सुरेश के घर की तरफ इशारा करती है। मालती दौड़कर सुरेश के घर पर जाती है तो देखती है कि वो मटका टूटा हुआ है। मालती सारी बातें समझ जाती है और सारे टुकड़ों को उठाकर अपने घर पर ले आती है और साथ ही देवी को भी अपने घर ले आती है। मालती समझ जाती है कि इस मटके का और देवी का सीधा संबंध है। वो उस मटके को जोड़ने का प्रयास करने लगती है। वो धीरे धीरे सारे टुकड़े मिलाकर उसे जोड़ देती है और अच्छे से चिपका देती है। तभी वो देखती है कि देवी के भी जख्म ठीक हो रहे होते हैं। पूरी तरह से ठीक होने के बाद, आप कौन है माता? आप कोई साधारण बालिका तो नहीं है। मैं अन्नपूर्णा माता का स्वरूप हूँ। मैं लोगों को भूखे पेट सोने नहीं देती और उनकी मदद करती हूँ, और जो लोग दिल से साफ होते हैं उन पर कृपा बरसाती हूँ। इसलिए मैंने ये जादुई खिचड़ी वाली मटकी आपको दी थी। अब आप इसे हमेशा संभाल कर रखना और अपने हाथों से ये मटका जिसको भी दोगी उसके लिए भी ये इसी तरह से काम करेगा। ध्यान रखना कि किसी को भी भूखा पेट ना सोना पड़े। इतना कहते ही वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है। मालती हाथ जोड़कर सारी बातें सुन लेती है और बच्ची के गायब होते ही देखती है कि वहां पर फिर से खिचड़ी बनाने का सामान रखा होता है। वो मटके में फिर से खिचड़ी बना लेती है और खुद भी खाती है और सभी भूखों का पेट भरती है। इस तरह वो जीवन भर परोपकार का काम करती है। छल कपट से सुरेश उसको चुराना चाहता था, इसीलिए उसके साथ छलावा हो गया। सुरेश को भी इस बात का पश्चाताप हो जाता है और फिर वो मालती से माफी मांग लेता है। मालती उसे माफ कर देती है और जब उसका अंतिम समय आ जाता है तब वो मटका सुरेश को देकर अपनी आखिरी सांसें लेती है। सुरेश भी हमेशा उस मटके का सदुपयोग करता है।